Hello student, welcome to my channel Today's Gurukul. Today we will start our new chapter that is pair of linear equation in two variable. Linear equation के बारे में आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है. क्या होती है linear equation देख लेते हैं पहले. Linear equation ऐसी equation जिनमें जो वेरिएबल होता है उसकी जो पावर होती है, हाईएस्ट पावर जो होती है 1 होती है, या फिर बोले जिसकी डिग्री जो होती है वो 1 होती है, उसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन. अगर ये हम देखिए कि इक्वेशन हमें लिखी हुई है x प्लस 3 इज इक्वल टू 8, इसमें एक ही वेरिएबल है और इसकी जो डिग्री है वो कितनी 1 है, तो इसे हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन. लेकिन वेरिएबल जो दिख रहा है वो कितने वेरिएबल है, इसमें केवल एक ही वेरिएबल है, तो इसे हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ठीक है, ये वन वेरिएबल की इक्वेशन हुई. अगर इसी जगह हम वेरिएबल और इंक्लूड करें, जैसे यहाँ पे केवल x था, मैंने दूसरी इक्वेशन ली, दूसरी इक्वेशन में 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. यहाँ पे दो वेरिएबल दिख रहे हैं, एक x और y, तो ये इक्वेशन क्या होगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ठीक है, इसे हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ठीक है, नेक्स्ट एक और इक्वेशन मैंने लिखी हुई है, इसमें तीन वेरिएबल गिवन है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स. और यहाँ पे सबकी डिग्री आपको दिख रही होगी 1 ही है, तो इसीलिए लीनियर इक्वेशन है. ठीक है, तो ये आपने बहुत पहले पढ़ी हुई है. इसके बाद प्रीवियस क्लासेस में आपने या प्रीवियस अभी पॉलिनोमियल पढ़ा था रिसेंट में, पॉलिनोमियल में भी इस तरह से आपने पढ़े हुए थे. ठीक है, और ये जो 3 वेरिएबल के लिए है ये आप पढ़ेंगे जो आप हायर क्लासेस में जाएंगे तब आप पढ़ेंगे इसमें. ठीक है, तो ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, अभी आपको इस फॉर्म में पढ़ना है. अब इसके बाद इसकी डिग्री देख ली हमने, लीनियर इक्वेशन है. ग्राफ भी देखा था हमने पॉलिनोमियल में कि जब हम लीनियर पॉलिनोमियल लेते थे तो उसका ग्राफ कैसा बनता था, स्ट्रेट लाइन बनता था. तो जो इसका हम अगर देखिए ग्राफ बनाए तो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा. ठीक है, ये हो गया स्ट्रेट लाइन इसका ग्राफ. तो इसको रिप्रेजेंट जब हम ग्राफिकली करते हैं तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है. और ये जो हमने देखा था पॉलिनोमियल में, जब एक्स एक्सिस को जहां पे कट करता है तो उसे हम बोलते हैं सोल्यूशन. ठीक है, सोल्यूशन मतलब ऐसे कोऑर्डिनेट जो इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो हमें जो LHS और RHS है वो सेम मिलेगा. यानी x की कोई वैल्यू हम ऐसी फाइंड करते हैं या वेरिएबल की ऐसी वैल्यू फाइंड करते हैं जिससे LHS और RHS हमें सेम मिले या फिर उस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करे. ठीक है, तो जो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो ये होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी. ठीक है, a b c, यहाँ पे क्या है a b c जो हमारे ये है, ये तीनों क्या है, रियल नंबर है. ठीक है, ए बी सी तीनों रियल नंबर है. ए और बी अगर पर्टिकुलर अलग अलग बात करें तो हम ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी जो है वो वाई का कोफिशिएंट है, और सी जो है हमारा वो कांस्टेंट टर्म है. तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी एक्स प्लस बी वाई प्लस सी. ठीक है, तो चैप्टर है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी जो हमें अब लीनियर इक्वेशन देखनी है वो सिंगल नहीं देखनी है, हमें पेयर में पढ़नी है. ठीक है, तो दो अलग अलग इक्वेशन हमें गिवन होंगी. ठीक है, और उनसे हमें आगे सोल्यूशन फाइंड करेंगे, ग्राफ रिप्रेजेंट हम जो भी करेंगे वो आगे देखेंगे. तो किस तरह से इक्वेशन गिवन होंगी हमें, दो लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. ठीक है, इस तरह के दो फॉर्म में हमें लीनियर इक्वेशन गिवन होंगी. इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक बार देख लेते हैं कि दो लाइन अगर हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करनी हो तो हम किस तरह से हम देखेंगे. दो लाइन एक ही ग्राफ में अगर रिप्रेजेंट करी जा रही हैं तो क्या होगा, या तो वो एक दूसरे को कट कर रही होंगी, इंटरसेक्ट कर रही होंगी, या और क्या कंडीशन हो सकती है हम वो देख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हमने ग्राफ ड्रॉ किया. ठीक है, अपना ये हमारा y एक्सिस और ये हमारा x एक्सिस. ठीक है, तो अगर हम कोई दो लाइन ड्रॉ करते हैं, एक सिंगल लाइन जो हमने ड्रॉ करी वो ये. ठीक है, अगर यहीं पे हमने कोई दो लाइन ड्रॉ कर रही होती तो मान लो एक लाइन और है वो इस तरह से कट कर रही है, तो दो लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, कट कर रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन इनको बोलते हैं. तो ये पॉइंट इसका क्या कहलाता है, ये कॉमन पॉइंट है दोनों के लिए. ठीक है, ये क्या कहलाएगा इसका, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाएगा. इसे इसके जो ये कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे जो इस पॉइंट के, ठीक है, वो दोनों के लिए सेम होंगे, दोनों लाइन को वो सेटिस्फाई करेंगे. तो इसको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूशन. तो सोल्यूशन क्या था एक बार हम देख लेते हैं. जब नॉर्मल इक्वेशन में हमने इस तरह से पढ़ा था, एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू जो उसको सेटिस्फाई करती है उसको सोल्यूशन बोलते थे. तो जब हमने इस तरह का ग्राफ देखा था तो इस एक्स, अगर हम इसको एक्स एक्सिस से कट वाला नहीं देखें कि हमें ऐसे कौन से पॉइंट मिलेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, एक्स और वाई के ऐसे पॉइंट जो इस यहाँ पे पुट करने पे LHS और RHS हमें सेम मिले. ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं सोल्यूशन. तो नॉर्मल अगर एक लाइन देख रहे हैं हम ये, तो इसमें कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, एक लाइन कितने पॉइंट से बनी होती है, इनफाइनाइट पॉइंट से बनी होती है. ठीक है, इस तरह से हम इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स देख सकते हैं, और हर पॉइंट किसी भी पॉइंट का
हम कोऑर्डिनेट अलग अलग निकाल सकते हैं, यानी हम उसको एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से वो कितना दूर है हम बता सकते हैं। तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे हमें मिलेगा और वाई एक्सिस से कितना मिलेगा, तो हमें कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ऐसे ही अगर इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स है तो हर पॉइंट के लिए अलग अलग कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। तो कितने सोल्यूशन हो गए इसके, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो गए। तो यानी इसको हम देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे y इज इक्वल टू यहाँ पे 8 पुट, x इज इक्वल टू पहले 1 पुट कर लेते हैं और y इज इक्वल टू 8 पुट करें, ठीक है। तो ये क्या होगा 2 इंटू 1 प्लस 8 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 10 मिल गया, यानी LHS इज इक्वल टू RHS हमें मिल गया। ऐसे ही हम और भी कुछ चेंज कर लें, अगर हम 2 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू यहाँ पे हम 4 पुट कर रहे हैं और y इज इक्वल टू 2 पुट कर दें तो क्या मिलेगा 2 इंटू 4 प्लस 2, तो ये 8 प्लस 2 ये भी 10। तो इस तरह से हम बहुत सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यानी किसी भी अगर स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं तो उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। किसी भी लीनियर इक्वेशन की हमने बात करी तो उसके कितने सोल्यूशन मिलेंगे, हमें इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे। तो आगे अगर हमें यही लाइनें पेयर में दी हुई हो तब हमें इसके कैसे सोल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। तब सोल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम वो दोनों लाइनों को देखते हैं कि वो एक दूसरे के साथ किस तरह से रिएक्ट कर रही है। रिएक्ट मतलब वहां पे किस तरह से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है या पैरेलल है, ठीक है, या कितनी बार एक दूसरे को कट कर रही है। जब दो लाइन हम कोई स्ट्रेट लाइन लेते हैं, अगर उन्हें हम कट कराना चाहें तो वो हमेशा एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। ये कौन सी लाइन है हमारी, इंटरसेक्टिंग लाइन है ये, या इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये एक ही पॉइंट है, ठीक है। तो इसका कितना सोल्यूशन मिलेगा, हमें केवल 1 सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। यहां पे हमें कितना सोल्यूशन मिलेगा 1। और अगर कोई दो लाइन, ठीक है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, ठीक है, ओवरलैप मतलब एक दूसरे के ऊपर ही है। अगर मान लो कोई दो लाइन है, ठीक है, सेम एक जैसी, हमने एक ही उसमें पोजीशन पे दिख रही है और दोनों एक दूसरे के ऊपर है, तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते दोनों को अलग अलग, ठीक है। तो इस तरह से इसके जो पॉइंट्स हैं, एक लाइन में कितने इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, ठीक है, और वो इनफाइनाइट पॉइंट्स जो है वो दूसरी लाइन के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, यानी उसके ऊपर ही है। तो इस तरह से इसके जो सोल्यूशन मिलेंगे वो हमें कितने सोल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे एक लाइन के इनफाइनाइट सोल्यूशन है और दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, तो हम बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट टाइम एक दूसरे को टच कर रही है। तो कितने सोल्यूशन यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन मिल जाएंगे हमें, ठीक है। और तीसरा केस होता है कि ये क्या करती हैं, एक दूसरे के पैरेलल रहती हैं, ये एक दूसरे को कट ही नहीं करेंगी, कहीं पे भी कट नहीं करेंगी, ठीक है। पैरेलल है तो यानी कभी टच करेंगी नहीं, कट नहीं करेंगी, तो यहाँ पे नो सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है, नो सोल्यूशन। तो ये ग्राफिकली हमने देख के बताया कि किस तरह से हम क्या बनाए, जो दो लाइन हमें गिवन है, दो इक्वेशन जो हमें गिवन है, ठीक है, ये हमें जो गिवन थी हम क्या कर रहे थे, उनके हमने ग्राफ ड्रॉ किया और ग्राफ ड्रॉ करके हमने इनका देखा कि ये किस तरह से बिहेव कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है या फिर क्या कर रही है, ओवरलैप के लिए अपने उसमें वर्ड यूज किया गया है कोइंसिडेंट या कोइंसाइड कर रही है, ठीक है। और तीसरा पैरेलल, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट जो देखेंगे, नेक्स्ट हम ग्राफिकली ना देख करके जो हम इक्वेशन दी हुई है उसके बेसिस पे बताएंगे कि इसके सोल्यूशन कैसे होते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। पहले हमने देखा ग्राफिकल मेथड, अभी हम ग्राफिकल मेथड ना देख के अलजेब्रिक फॉर्म में जो इक्वेशन दी होती है उससे हम फाइंड करेंगे कि सोल्यूशन किस तरह के होंगे। तो जो हमें इक्वेशन दी होती है, दो इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में दी होती है, ठीक है, हमने देखा स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे अब हम देखते हैं कि मैंने कोई दो इक्वेशन ली है, ये ली है दो इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में हम कंपेयर करें तो हमें a1 क्या मिलेगा यहाँ से, ठीक है। इसको हमें किससे कंपेयर करना है, फर्स्ट वाली इक्वेशन से। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये है हमारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें हमें कंपेयर किससे करना है, इन दोनों से। ये फर्स्ट इक्वेशन से कंपेयर करना है और इसको हमें सेकंड इक्वेशन से कंपेयर करना है। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो a1 क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पे a1 मिलेगा हमें, इससे कंपेयर करने में 1 मिलेगा, और a2 क्या मिल जाएगा हमें, 2 मिलेगा। इसी तरह से अगर b1 और b2 को हम कंपेयर करें तो b1 मिलेगा हमें 1 और b2 क्या मिल जाएगा हमें 2 मिल जाएगा। c1 यहां से हमें मिलेगा 4 और c2 हमें क्या मिल जाएगा 8, ठीक है। आप यहाँ पे माइनस साइन लगा के इक्वल टू 0 करके भी कर सकते हैं, या इसको इस फॉर्म में लिख लें, ऐसे फॉर्म में इसको हम चेंज कर लेते हैं यहाँ से माइनस c, ठीक है, सॉरी ये इस तरह के फॉर्म में है तो इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा माइनस c1, ठीक है। इस तरह से कर सकते हो या फिर डायरेक्ट जो फॉर्म इस तरह से लिखा उसको उससे भी कर सकते हो। तो कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे आपको करना है वैसे करिए, मैं ऐसे ही लिखा रहने दे रही हूँ, ठीक है। तो ये माइनस के साथ जब मैं इसको ट्रांसपोज करके उस साइड पे ले जाएंगे तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब इनको हम क्या करेंगे, हमें क्या करना होता है, फाइंड करने के लिए करते हैं कि ये सोल्यूशन कैसे है, उसके लिए हम
हम रेशियो फाइंड करते हैं। जो इसके जो हमने कोफिशिएंट या जो भी हमने कांस्टेंट टर्म लिए इनका हमें क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो कुछ इस तरह से फॉर्म में हमें फाइंड करना है और उन्हें हम देखेंगे कि वो रेशियो में आपस में रिलेशन क्या है, वो इक्वल है कि नहीं है। तो a1/a2 करेंगे, तो a1/a2 करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, a1/a2 1/2, ठीक है, यहाँ में मिला 1/2। तो b1/b2 क्या मिला हमें 1/2, c1/c2 क्या मिला हमें यहाँ से 4 -4/8। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा 1/2 ही मिलेगा ना हमें। तो ये तीनों रेशियो क्या मिले, देखने में इक्वल दिख रहे हैं, यानी a1/a2 हमने निकाला, b1/b2 निकाला और c1/c2 निकाला, तो हमारा क्या तीनों क्या आ रहे हैं 1/2 आ रहे हैं। और अब एक बार देखा कि यहाँ सारी वैल्यू इक्वल आ रही है, यानी फर्स्ट वाला है केस। अब इसको एक बार ध्यान से पहले इक्वेशंस को देख लेते हैं, ठीक है, जो हमारी इक्वेशंस हैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ तो हमारी इक्वेशन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब ये देखिए, ये हमारी इक्वेशन थी, यहाँ पे जो x + y = 4 गिवन है। नेक्स्ट इक्वेशन देखिए कुछ इससे से मिलती जुलती है, ये x का डबल कर दिया 2x, y का डबल कर दिया 2y और 4 का डबल 8। अगर से आप 2 कॉमन ले लोगे, दोनों तरफ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ऊपर वाली इक्वेशन बन जाएगी हमारी सेम, ठीक है। तो ये दोनों क्या सेम इक्वेशन है, बस 2 का मल्टीप्लाई किया गया है। तो यानी ये इक्वेशन इसी जो ये दूसरी इक्वेशन है क्या है, पहली वाली से ही बनी है, ठीक है। तो ऐसे केसेस, ये जब दोनों इक्वेशन सेम है, इक्वेशन क्या है दोनों अलग नहीं है, दोनों सेम है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वो क्या करती है, वो लाइन कोइंसिडेंट है, यानी दोनों इक्वेशन सेम ही है, दोनों लाइन जो अलग अलग थी उनकी दोनों की इक्वेशन ही सेम है, तो दोनों क्या है सेम है, तो वो क्या करेंगी कोइंसिडेंट करेंगी, यानी ओवरलैप करेंगी। तो इस केस में क्या होगा, कोइंसिडेंट लिखिए या फिर ओवरलैप लिखिए आप, ठीक है। और हमने पढ़ा था जब वो ओवरलैप करती हैं तो कितने सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। कितने सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है। ये अब इसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ये दो नए वर्ड आपके उसमें आए हैं। तो कंसिस्टेंट मतलब होता है अ सिस्टम हैविंग सॉल्यूशन, यानी एक ऐसा सिस्टम अगर उसमें सॉल्यूशन हमें मिल रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे, वो जो है हमारी इक्वेशन या फिर जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है। और जिसमें हमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो उसे हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो जैसे हमने देखा था ना कि जब 3 लाइनें हमने ली थी, एक लाइन हमारी क्या थी, इस तरह से 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी, ठीक है, और 2 लाइन क्या कर रही थी, ओवरलैप कर रही थी, और क्या 2 थी पैरेलल, इस तरह से 3 केस देखे थे। तो इसमें हमें क्या मिल रहा था, एक भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा था ना, नो सोल्यूशन, ठीक है। तो जब इनकंसिस्टेंट होगा तो वहां पे एक भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, वो भी कंडीशन हम आगे भी देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक इक्वेशन मैंने फिर से यहाँ पे 2 अलग अलग इक्वेशन ली है, x + y = 4, 2x + 2y = 15। अब देखिए ये इक्वेशन यहाँ पे फिर से डबल हो रही है, यहाँ पे भी डबल हो रही है, लेकिन यहाँ पे 4 2 8 होना चाहिए था, 4 2 8 ना होकर के क्या हुआ 15 हुआ। इट मीन्स कि ये रेशियो तो सेम आएगा, पर ये रेशियो फिर से वैसे सेम नहीं आएगा, यानी आपको यहाँ से 1/2 मिलेगा, इससे भी 1/2 मिलेगा, पर इससे क्या मिलेगा -4/-15 मिल जाएगा। तो ये सेम नहीं है, यानी ये इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे दूसरा केस हमारा ये बना, a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो यानी फर्स्ट से जो हमें इंफॉर्मेशन सेकंड इक्वेशन की मिल रही थी वो सही नहीं मिली, यानी सेकंड इक्वेशन जो होनी चाहिए थी वो नहीं है। तो यानी यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि ये इक्वेशन सही होनी चाहिए थी, तो यहाँ से मतलब यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, कि जो होना चाहिए था वो तो है ही नहीं, या तो इक्वेशन एक दूसरे से रिलेटेड हो या बिल्कुल अलग हो, दोनों अलग अलग इंफॉर्मेशन ही दे। लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन है, एक दूसरी इक्वेशन जो है वो पहली वाली इक्वेशन से ही बनी है, पर उससे कोई सोल्यूशन जो यहाँ पे वैल्यू वो सेम नहीं मिल रही, जो कि सेम मिलनी चाहिए थी। तो हम इस तरह के केस, जब भी कोफिशिएंट में कुछ इस तरह का केस आता है कि ये 2 इक्वल हो ये ना इक्वल हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं, ये जो केस बनता है ये हमारा क्या बनता है, पैरेलल, ठीक है, पैरेलल। और यहाँ पे हमें एक भी सोल्यूशन नहीं मिलता, नो सोल्यूशन मिलता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट सिस्टम या इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, ठीक है। थर्ड केस में 2 इक्वेशन फिर से मैंने ली है, x + 3y = 7, 4x - y = 15। ये दोनों इक्वेशन देखो बिल्कुल दोनों से डिफरेंट है, कोई रिलेशन ही नहीं है, x + 3y है और नेक्स्ट में 4x - y है, कोई रिलेशन ही नहीं है। तो इसलिए ये क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन होती है ये क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, दोनों अपनी अपनी अलग अलग डेफिनेशन है दोनों की, दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होती है, इंटरसेक्ट करती है, और इंटरसेक्ट जब करेंगी तो ठीक है, यहाँ पे हमें जो रेशियो मिलेगा वो a1/a2 ये इज नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी ये सारे रेशियो दोनों तीनों रेशियो अलग अलग होंगे, ठीक है। आप
तो यानी आपको ये फॉर्म मिलेगा। आपकी बुक में हो सकता है केवल इतना भी दिया हो तो आप इतना भी लिख सकते हैं। तो मैंने बोला कि ये कौन सा केस होता है, ये होता है इंटरसेक्टिंग। वो लाइन क्या होती है, इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। और यहाँ पे जब इंटरसेक्ट करेंगे तो कितने सोल्यूशन मिलेंगे हमें, केवल वन सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है, वन सोल्यूशन। और सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट, यानी सोल्यूशन तो मिल रहा है ना, तो कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट की डेफिनेशन क्या है कि सोल्यूशन होना चाहिए, यानी एक मिनिमम, भले ही एक सोल्यूशन हो लेकिन सोल्यूशन हो, एक से ज्यादा कितने भी सोल्यूशन हो, ठीक है। तो वो सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो ये देखा आपने कि अगर केवल हमको ये जो इनके कांस्टेंट जो कोफिशिएंट टर्म है उन्हें देके बताना हो तो हम इस तरह से उनका रेशियो निकालते हैं। और रेशियो निकालने में अगर आप इक्वेशन से इस तरह से समझ सकते हैं तो इस तरह से समझिए तो ज्यादा बेटर है, इस तरह से रटने से अच्छा है, ठीक है। कि आप इस तरह से रटने से अच्छा है कि आप इस तरह से इक्वेशन से समझिए कि वो आपस में किस तरह से रिलेटेड है, तो आपको होल लाइफ याद रहेगा। और आप सिर्फ रटते हैं तो आप भूल जाएंगे बार बार कि किसमें हमें क्या लेना था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बताया कि जब तीनों रेशियो इक्वल होते हैं तब क्या करती है, ओवरलैप करती है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। और सिस्टम कैसा होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट होगा। और यहाँ पे अगर जब हमारा ये C1 और C2 इक्वल नहीं है, बाकी के दो इक्वल है, तो पैरेलल होती है और नो सोल्यूशन होता है। और सिस्टम कैसा होता है, इनकंसिस्टेंट। इसी तरह से ये तीनों, जब तीनों ही रेशियो आपस में इक्वल नहीं है तो वो क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, ठीक है। केवल उसका कितने सोल्यूशन मिलते हैं, वन सोल्यूशन मिलता है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस का यूज, जो हमें पेयर मिला है इक्वेशन का, उससे हम x और y की वैल्यू निकालना सीखेंगे कि डिफरेंट मेथड का यूज करके हम किस तरह से x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।